नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। 9:30 बजे का वक्त होता है कारोबार जगत की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं हूं अजय मिश्र। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2030 से पहले भारत और रूस का व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का जताया भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटेरो के साथ की मुलाकात। सरकारी बैंकों का दमदार प्रदर्शन, एनपीए घटा और मुनाफे में आया बम्पर उछाल। ऑपरेशनल लाभ बढ़कर के करीब 1.5 लाख करोड़ पर पहुंचा। शुद्ध लाभ में 26% की बढ़ोतरी। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर करेंगे नए सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व। और आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 228 अंकों की गिरावट के साथ 78,446 पर खुला। निफ्टी 76 अंक गिर करके 23,800 के करीब कारोबार कर रहा है। कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और आज के फोकस में हम बात करेंगे बैंकों के परफॉर्मेंस की और क्यों लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी जा रही है भारतीय बैंकिंग सेक्टर में। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें आज बाजारों की शुरुआत कैसे हुई है। गिफ्ट निफ्टी से संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि आज बाजारों में गिरावट हो सकती है। 23,921 का स्तर दिखा आज सुबह, 16 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत और उसका असर स्पष्ट तौर पर आज बाजारों पर दिख रहा है। सेंसेक्स की ओपनिंग 228 अंक नीचे 78,446 पर हुई। मिड कैप इस वक्त ज़्यादा गिरते हुए नजर आ रहा है। करीब 0.25% की गिरावट के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी गिरावट के साथ शुरुआत हुई और ये गिरावट अब भी लगातार जारी है। 23,807 का स्तर दिखा शुरुआत में, करीब 80 अंक नीचे। इस वक्त 48 अंक नीचे कारोबार कर रहा है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट की बात। लेकिन तेज़ी से गिरावट जो देखी जा रही है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में देखी जा रही है। जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है उसमें एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। लेकिन बहुत ही फ्लैट मुनाफा इस वक्त शुरुआती कारोबार में दिखाई दे रहा है। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, सारे इंडेक्स इस वक्त नेगेटिव बायस के साथ कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ टेक में थोड़ा सा उछाल देखा जा रहा है। जहाँ पर आज के जो टॉप लूजर्स हैं उन पर निगाह डाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.5% गिरा। मारुति में भी करीब 1.5% की गिरावट। हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, बीपीसीएल। दरअसल त्योहारी सीजन में इस महीने जो ऑटो नंबर्स हैं वो इतने उत्साहजनक नहीं रहे और कॉर्पोरेट नतीजों का भी असर दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है दिसंबर जनवरी तक, क्योंकि जो एफआईआईज़ हैं लगातार सेलिंग कर रहे हैं। 3 बिलियन रुपीस की सेलिंग की है उन्होंने नवंबर महीने की बात की जाए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2030 से पहले भारत और रूस के बीच में जो कारोबार है उसके 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का भरोसा जताया है। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 25वें भारत रूस अंतर सरकारी सहयोग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बात कही। बैठक में रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटेरो भी शामिल हुए। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यापार की चुनौतियों के साथ साथ प्रगति को लेकर के भी बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि पेमेंट्स और लॉजिस्टिक्स के मामले में चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साथ ही विदेश मंत्री ने बेहतर कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया। There have been challenges to trade, especially in regard to payments and logistics. Perceptible progress has been made in that regard, but there is still some work to be done. Our joint endeavors in regard to connectivity, such as the International North-South Transport Corridor, the Chennai-Vladivostok Corridor, and the Northern Sea Route must go forward. We will also be discussing cooperation critical for our food, energy, and health security. Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. Its supply of crude oil, coal, and uranium are indeed important. Similarly, India's pharmaceutical industry has emerged as an affordable and reliable source for Russia. I'm confident that we will achieve the trade target of $100 billion by 2030, well before that. तो दोनों ही देशों के रिश्तों में बिल्कुल स्पष्टता नजर आ रही है।
मुश्किल के दौरान जब कोविड हुआ था, आपको याद होगा, तो फूड क्राइसिस पूरी दुनिया में छाई हुई थी। ऐसे में रशिया से जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके सप्लाई ने बहुत बड़ा योगदान दिया था हमारे जो प्राइसेस हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस, उनको कंट्रोल में रखने के लिए। और उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रूस के पहले उप प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। इस दौरान इंटर बैंक और क्रेडिट वित्तीय सहयोग के साथ साथ जो निवेश और पारस्परिक संरक्षण में एक अंतर सरकारी समझौते की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। आपको पता है कि रूबल ट्रेड एक बड़ा मील का पत्थर है इन दोनों देशों के बीच में वाणिज्यिक संबंधों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और रूस पर तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी भारत ने जो कारोबार रखा उसको बरकरार रखा और रूबल में जो कारोबार किया गया उससे भारत और रूस दोनों को ही फायदा हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2014 में केवल 1.5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी जो आज 16% के स्तर पर आ चुकी है। तय समय से पहले अपने लक्ष्य को हासिल करने वाला नया भारत अक्टूबर 2025 में ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बेंगलुरु में 3 दिनों का एक सम्मेलन था, ये 27वां ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन। उन्होंने इस अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जो बायोफ्यूल क्रांति आई है उसकी वजह से देश का अन्नदाता अब ऊर्जादाता बन गया है, उसकी आय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों में किसानों को 90,000 करोड़ से ज़्यादा का अतिरिक्त भुगतान किया गया है और ये इथेनॉल प्रोडक्शन पर वो संकेत कर रहे थे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। International Energy Association based in Paris has offered the assessment that in the next 2 decades, next 20 years, 25% of the increase in demand globally will come from India. We have undertaken a very ambitious journey for energy transition and a net carbon zero by 2070. दुनिया के दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने कहा है कि भारत अधिक युवा आबादी, तेजी से बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन की वजह से उड़ान भरने को तैयार है। एक इंटरव्यू में मोबियस ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा क्योंकि वहाँ पर निवेश और निजी खपत दोनों में तेजी से विकास हो रहा है। विकास दर वित्त वर्ष 2025 में 7% और 26 में 6.5% रहने का अनुमान है। मोबियस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों की गति बनी हुई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत को उत्पादकता का लाभ पहुंचाने वाले नियमों को बनाए रखने और अतिरिक्त नौकरशाही से छुटकारा पाने के लिए बुनियादी ढांचे के खर्च में और भी तेजी लानी होगी। मोबियस के मुताबिक शेयर बाजार में अर्थव्यवस्था में तेजी और अर्थव्यवस्था की वृद्धि स्पष्ट नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि बाजार नीचे गिर सकता है लेकिन वो अस्थायी होगा। सामान्य तौर पर बाजार में तेजी ही बनी रहेगी। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। हम आज फोकस करने जा रहे हैं भारत के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके परफॉर्मेंस पर। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान सरकारी बैंकों के शुद्ध लाभ में 26% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उनका कारोबार भी बढ़ा है और एनपीए में गिरावट आई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का कुल कारोबार अप्रैल से सितंबर यानी इस वित्त वर्ष की पहले 6 महीनों के दौरान 236 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। पिछले साल से तुलना करें तो ये इस अवधि में 11% की बढ़ोतरी दिखाता है। 2024-25 के पहले 6 महीनों के उनके ऋण में सालाना आधार पर यानी जो वो कर्ज देते हैं 13% ज़्यादा उन्होंने कर्ज दिया। 102 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। इस दौरान सरकारी बैंकों में जो डिपॉजिट है वो 9.5% बढ़ा और 133 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचा है। बैंकिंग क्षेत्र में कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपए के पार रहा था। तो इस बैंकिंग सेक्टर में जो मजबूती है उस पर हम चर्चा करेंगे और आगे की दिशा क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का,
आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। डॉक्टर अनिल कुमार जो कि प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमी टुडे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमने देखा पहले 6 महीने में सरकारी बैंकों के। ये जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या उनका असर है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, आप उसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें अगर इतिहास की तरफ जाऊं तो 2014 में हमारे यही सरकारी बैंक थे जिनमें NPA 10% से भी ऊपर था और वो बीमारू हो गए थे। अधिकतर बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में लॉसेस काफी हद तक लॉसेस आ रहे थे। वो आमूल चूक परिवर्तन जो सरकार की नीतियां रही पिछले 10 सालों में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नीति का मैं जिक्र करूंगा। जो पहले फोन बैंकिंग होती थी, फोन बैंकिंग को खत्म किया गया, बैंक के गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव किया गया और सबसे बड़ा सुधार इस देश में मैं कहूंगा जो हुआ है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में जिसको लाया, जिससे इस देश में एक क्रेडिट कल्चर बन गई कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो भगोड़े थे लोन लेके देश से बाहर चले जाते थे, उनके लिए फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट सरकार लेके आई और जो लुकआउट नोटिस है उसको जारी करने का अधिकार भी बैंक को ही दे दिया गया सरकार की जगह। अब मैं लोन्स की बात करता हूं। जब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, डिपॉजिट्स बढ़े और जो लोन है उसकी क्वालिटी बढ़े। उसको हम एसेट क्वालिटी बोलते हैं। जब एसेट क्वालिटी हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, NPA हमारा साल दर साल 10% से सोचिए वो होते होते 3% हमारा NPA रह गया सरकारी बैंकों में, तो एसेट की क्वालिटी बढ़ी, प्रोविजनिंग कम हुआ, प्रॉफिट्स बढ़ा और आज हम देखते हैं कि गवर्नेंस के सुधार हुए और साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हर बैंक में यूसेज हुआ। और एक बात और मैं अगर यहाँ पर जोड़ूं तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हाईएस्ट लेवल पर बाकायदा इसको रिव्यू करती रहती है टाइम टू टाइम कि बैंक में क्या चल रहा है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज क्या है और क्या क्या जो रिफॉर्म्स मेजर सरकार ने लिए किस हद तक वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और उसके साथ साथ कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन इस देश में हुआ है। जी प्रोफेसर साहब, अगर जो CRAR की बात करें, यानी बैंकों को अपने जोखिम की राशि के तौर पर जितना रखना होता है 11.5% सरकारी बैंकों के, अगर उस पर हम निगाह डालें तो ये 15% से ऊपर करीब 15.5% है। यानी जितना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बैंकों में जो जोखिम वाला कैश है वो रखा गया है। ये भारतीय बैंक की खासतौर पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी मजबूती को ही दिखाता है। तो वो क्या, उसका असर क्या पड़ेगा और उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए अजय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा।
इसमें सबसे पहले तो सरकार ने, जब हमारे ये सरकारी बैंक्स घाटे में चलने शुरू हो गए थे, तो सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन के तहत तकरीबन 2.87 लाख करोड़ कैपिटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, सरकारी बैंकों में इन्वेस्ट किया, जिससे कि इनकी कैपिटल का जो एक स्ट्रेंथ है, एडिक्वेसी बनी रहे। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट साल पर साल आ रहा है, तो हमारे वो कैपिटल में ऐड होता है। और कुल मिला के आज हम देखते हैं कि जो हमारी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है, जिसको हम CRAR रेशो कहते हैं, ये द्योतक है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बैंकिंग सेक्टर की कितनी स्थायी है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है। तो आज उस पायदान पर हमारे सरकारी बैंक बहुत मजबूत पायदान पर खड़े हुए हैं। तो न केवल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ साथ जो स्थायित्व हम देख रहे हैं पॉलिसीज के अंदर, जितनी भी रेशोज हैं, दूसरी रेशो एक डिपॉजिट क्रेडिट की रेशो होती है, वो रेशो भी बहुत अच्छी आज की तारीख में 1.30 के भी ऊपर वो रेशो है। इसका मतलब हमारे डिपॉजिट्स ज्यादा हैं और क्रेडिट्स कम है। वहां पर भी हम देखते हैं कि हमारा वित्तीय ढांचा, बैंकिंग ढांचा बहुत मजबूत है और मजबूती से ये आगे वृद्धि कर रहा है। सर, आपने जिक्र किया वित्त मंत्री का, और मुझे याद आता है शायद ही कोई वित्त मंत्री पहले ऐसा रहा हो जो कि उत्तर पूर्व में जाकर के जो RRBs हैं उनकी समीक्षा कर रहा हो, सिडबी के जो ब्रांचेज हैं उनको एक्सटेंड करने की बात कर रहा हो। मतलब हम जो हमारी पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था है उसको और ज़्यादा विस्तार देने और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने, और कोशिश ये कि जहाँ पर अभी तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, कैसे बैंक्स अभी तक पहुँचे, शायद ये बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है विकसित भारत के लिए। और ये इसके लिए शायद वित्त मंत्री को आपको योगदान देना, मतलब उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बिल्कुल लास्ट माइल पे जा करके वो छोटी छोटी चीज़ों को रिव्यू कर रही हैं जो शायद पहले फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। देखिए, मैं इसमें कहूँगा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सत्ता में आए, सबसे पहले कौन सी सबसे बड़ी स्कीम लागू की? प्रधानमंत्री जन धन योजना। आज उस योजना में हम देखते हैं 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं। और खाली वो अकाउंट्स कागज पर नहीं है, उनके अंदर डिपॉजिट्स भी 2 लाख करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट्स है। वो कैसे संभव हुआ? वो संभव हुआ हमारे वित्त मंत्रालय, हमारे वित्त मंत्री जी समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहे। और आज हम देखते हैं कि हमारी माननीय वित्त मंत्री जी न केवल समय समय पर समीक्षा करते, बल्कि देश के हर हिस्से में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के कॉमर्शियल बैंक्स हों, चाहे जैसे आपने अभी कहा रीजनल रूरल बैंक्स हों या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सब जगह समीक्षा, और समीक्षा के साथ साथ समाधान कि यहां पर क्या चल रहा है, और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो कि बहुत जरूरी है। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने गवर्नेंस लेवल पे करने के लिए सबसे पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशंस को अलग किया, और एक बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको BBB बोलते हैं, वो सरकार से अलग रहकर, जिसका काम है कि बैंक्स में जितने भी चेयरमैन हैं और जो डायरेक्टर्स हैं, उनका सिलेक्शन सरकार ने अपने हाथों पे नहीं रखा। इसका मतलब जो सरकारी दखल अंदाज पहले बैंकों के कार्यकलाप में देखने को मिलता था, वो खत्म होकर एक अलग से एक सरकार ने एक बॉडी बनाई। उस बॉडी का काम है कि जितने भी सिलेक्शंस करने, महत्वपूर्ण सिलेक्शंस करने हैं, उनको करें, और साथ साथ जो क्राइटेरिया, एक जो फिट और प्रॉपर का क्राइटेरिया डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का, वो इस सरकार ने लागू किया। आज हम देखते हैं कि न केवल गवर्नेंस ढांचा हमारे बैंकों का दुरुस्त है, बल्कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एसेट क्वालिटी जबरदस्त है। और आज हम देखते हैं, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तुलना करूं, पिछले तिमाही में, सितंबर वाले तिमाही में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स तकरीबन 40% उन्होंने वृद्धि की लाभ के अंदर। और उसके अगेंस्ट मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो जो प्रॉफिट में, लाभ में वृद्धि थी, केवल 7% थी। आज हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोफेशनल लाइंस पर चल रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज हो, ब्लॉकचेन का यूसेज हो। आज काफी बैंक्स, आपने भी सुना होगा, एक चैट बोट है जिसके माध्यम से वो कस्टमर से डायरेक्ट
कोई भी कस्टमर, बैंक का ग्राहक बैंक से चैटबॉट के माध्यम से डायरेक्ट वो संपर्क कर सकता है। तो नई जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल भरपूर हमारे बैंकिंग सेक्टर, जितने भी सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी कर रहे, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आज हमारा जोर सरकारी बैंक्स के ऊपर जी। है। वो जितने भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज में हुए हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए हो, चाहे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में भी हमारे सरकारी बैंक सबसे आगे नजर आ रहा है। प्रोफेसर साहब, वक्त इतना ही है, बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर हमने चर्चा की, ग्लोबल बैंक बनेंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे और विकसित भारत में अपना योगदान देंगे, हम सभी को उम्मीद। फिलहाल धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन में शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बना करके खास मुकाम हासिल किया है। भारत ने पेटेंट आवेदनों में रिकॉर्ड 15.7% की वृद्धि हासिल की है। 2023 में शीर्ष पेटेंट संबंधी 20 मूल देशों में भारत अग्रणी था। भारत के औद्योगिक डिज़ाइन एप्लीकेशंस में 36% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े विनिर्माण और रचनात्मक उद्योग की गति को दिखा रहे हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में चौथे स्थान पर है, 2023 में 6% की बढ़ोतरी के साथ। पेटेंट के लिए भारत 64,480 आवेदनों के साथ विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पेटेंट कार्यालय ने पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 149% ज़्यादा पेटेंट प्रदान किए। और अब कारोबार जगत की कुछ और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत 13 करोड़ रुपए से ज्यादा के 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। मिशन के तहत स्वीकृत रिसर्च प्रोजेक्ट्स की कुल संख्या अब 168 हो गई। इनका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़ रुपए है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अभी तक सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया में है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। भारत के सौर उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2022 के मुकाबले 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में $2 अरब हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका घरेलू सौर पीवी उत्पाद निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 दोनों में भारत के सौर पीवी उत्पादों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 97% रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया गया है। इस साझेदारी से आंध्र प्रदेश में 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला प्रमुख एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मस्क और रामास्वामी सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे। JSW ग्रुप ने मानव रहित हवाई प्रणाली के निर्माण के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी शील्ड AI के साथ साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी के हिस्से के रूप में JSW समूह ने कहा कि वो अगले 2 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में लगभग $90 मिलियन का निवेश करेगा, जिसमें से $65 मिलियन पहले 12 महीनों में आवंटित किए जाएंगे। भारत के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP में सितंबर में करीब 3% की वृद्धि हुई है। सांख्यिकी मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सितंबर के महीने के लिए शीर्ष 3 योगदानकर्ताओं में 5.3% की वृद्धि के साथ कोक, रिफाइंड और पेट्रोलियम उत्पाद, 2.5% की वृद्धि के साथ मेटल और 18.7% की तेजी के साथ इलेक्ट्रिक उपकरण शामिल हैं। भारत का IT खर्च आने वाले समय में तेजी से बढ़ सकता है। गार्टनर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का IT खर्च 2025 में $160 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 से करीब 11% की वृद्धि को दिखाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर अक्टूबर 2024 के लिए 6.21% है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर 6.68% और शहरी क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर 5.62% है। इकॉनमी टुडे के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।